student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about chromosomal theory of inheritance. तो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि इससे सो मेनी क्वेश्चन अराइज होंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं वो उस क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के ऊपर ही जीन सिचुएटेड होते हैं। ये चीजें मेंडल ने क्लियर नहीं किया था। स्टूडेंट मेंडल ने अपना वर्क 1856 से स्टार्ट किया था और फाइनली जो है उनका वर्क 1865 में एक छोटे से बुक में पब्लिश हुआ था, लेकिन उनका ज़्यादा वर्क सर्कुलेट नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय इतना हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, ना तो उस समय माइक्रोस्कोप था कि चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी किया जाए। बहुत सारा रीजन था, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का भी यूज किया था जिसकी वजह से भी लोग जो है उनके वर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारे उस समय जो टेक्नोलॉजी था वो आज की तरह नहीं था, फिर और भी बहुत सारा रीजन था जिसकी वजह से जो है उनका वर्क ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाया था। लेकिन स्टूडेंट फाइनली जो है उस समय तो उनके वर्क पे ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उनका बहुत सारा लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन फाइनली जो है वो उनकी डेथ होने के बाद, जब उनकी 1884 में डेथ हो गई, उसके बाद 900 में कुछ जो साइंटिस्ट थे, जिन 3 साइंटिस्ट डेवरीज, कोरेंस एंड टेस्मार्क ने उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। अर्थात ये तीनों साइंटिस्ट ने वो जो वर्क किए थे उनके वर्क को रीडिस्कवर किया और इस तरह से उन्होंने उनके वर्क के ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब ये तीनों साइंटिस्ट ने उनके वर्क के ऊपर अपना वर्किंग स्टार्ट किया तो इस समय हमारा टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गया था। माइक्रोस्कोप भी काफ़ी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमारे पास आ गए थे, डेवलप हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आ जाने की वजह से चीज़ों को समझना बहुत आसान हो गया था, बहुत जो है इजीली हम स्टडी वो लोग कर पा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने जो है वो सेल डिवीजन को खास करके देखा कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है और ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस तरह से क्रोमोसोम बिहेव करता है, क्रोमोसोम का किस तरह से मूवमेंट होता है और क्रोमोसोम के साथ साथ जीन जो है कैसे मूव करता है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने देखा। फिर इसी तरह से इसके ऊपर खास करके जो वर्क करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सटन एंड बोवेरी 902 में ये दोनों ही साइंटिस्ट ने खास करके वर्क किया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। इन्होंने ही ये क्लियर किया कि किस तरह से क्रोमोजोम के साथ साथ जो जीन्स है वो भी इनहेरिट होता है, यानी क्रोमोजोम और जीन्स जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। ये सटन और बोवेरी ने ही क्लियर किया था कि जिस तरह से क्रोमोजोम और जीन जो है एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, जीन वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जीन जाता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बताया था। जीन को भी मेंडल ने जीन नहीं बताया था, ये स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, उन्होंने इसको फैक्टर बताया था। ये इसके लिए जॉनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 905 में जब सटन और बोवेरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी का स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जॉनसन ने ये बताया था क्रोमोजोम के ऊपर जो फैक्टर प्रेजेंट है उसको उन्होंने जीन कहा था और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनता है और किस तरह से जो है क्रोमोसोम का यहाँ पे एक्टिविटी होता है। इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये स्टूडेंट जीवन फेज है। जीवन फेज का मतलब जस्ट अभी सेल डिवाइड हुआ है और जस्ट सेल जब डिवाइड होता है तो बिल्कुल जैसे कोई भी सेल डिवाइड होता है 1 से 2 बनता है तो बिल्कुल यंग स्टेज होता है। अब वो उसमें तुरंत जो है डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो अब वो क्या करेगा, सिंथेसिस फेज होगा। G1 और G2 के फेज बीच एक सिंथेसिस फेज होता है जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम पेयरिंग करता है, यानी से आगे सेल को डिवाइड करने के लिए क्रोमोजोम
को पेयरिंग होना जरूरी है। जब तक क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होगा, जब तक आगे सेल डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ, उसके बाद इस तरह से क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने के बाद यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है एनाफेज का। एनाफेज की मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे इससे पहले मेटाफेज हुआ। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं, और उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट से क्रोमोसोम का रिपल्सन शुरू होता है और वो दोनों अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। और इस तरह से जब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो फाइनली फिर वो टेलोफेज में जाकर के दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेल से दो हैप्लॉइड सेल बन गया। अरे भी दो हैप्लॉइड सेल बना तो फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट हुआ। अब मियोसिस सेकेंड डिवीजन जो स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, फिर से वही सारे प्रोसेस हुए। और यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में, मेटाफेज में तो फिर से वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आए, और एनाफेज में क्या हुआ, फिर से वो अपोजिट पोल की तरफ मूव किए। अपोजिट पोल की तरफ मूव करके इस तरह से ये एक से जो मियोसिस फर्स्ट का एक सेल था उससे दोनों क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ रिपल्सन स्टार्ट किया, जैसा कि इस फिगर में है। उसी तरह ये दोनों भी अपने अपने पोल की तरफ रिपल्सन स्टार्ट किया। तो इस तरह से दोनों अपने अपोजिट पोल पे पहुंच गया मियोसिस सेकेंड एनाफेज में। अब इसके बाद फिर से ये एक से 4 सेल में डिवाइड हो गया, और इस तरह से यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल फॉर्मेशन हुआ। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे जो रिमार्केबल पॉइंट है वो ये है कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जैसा कि आप सेल डिवीजन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और वहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो मियोसिस सेकेंड होता है वो पूरा इक्वेशनल डिवीजन होता है। वहां पे कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमें रिजल्ट मिला था, यहाँ पे एक सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बना था, और वो हैप्लॉइड सेल अब फिर से इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड किया, और इस तरह से 1 से 2 सेल बनाया, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसा कि इसमें देख रहे हैं 1 2, तो यहाँ 2 जर्म सेल बना, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं 1 1 है। उसी तरह यहाँ 2 सेल बना, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से 1 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सेकेंड मियोसिस हुआ वो इक्वेशनल डिवीजन हुआ। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो अप हुआ है। जब ये क्रोमोसोम पेयरिंग बनाया मेटाफेज स्टेट में, और मेटाफेज स्टेट में तो ये पेयरिंग बनाया, लेकिन एनाफेज स्टेट में क्या हुआ, ये सेग्रीगेट हो रहा है, यानी दोनों अपने पोल की तरफ मूव कर रहा है। अभी ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम था वो फिर से अलग अपने पोल की तरफ रिपल्सन कर रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इस तरह से ये चीजें हमें ह्यूमन बीइंग के स्पर्म फॉर्मेशन के केस में भी देखने को मिलता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है, 4 स्पर्म सेल बनता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो अप करता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो अप कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जैसा कि एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखे हैं, सेम वही डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ की हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिस तरह से एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज और जर्म सेल दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, सेम उसी तरह सेल डिवाइड कर रहा है। G1 G2 फेज होते मेटाफेज स्टेज में जा रहा है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जा रहा है। फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज स्टेज दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस चीज को दिखाने के लिए हमने 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया, और एक लॉन्ग 1 पेयर क्रोमोसोम लिया गया और एक शॉर्ट 1 पेयर क्रोमोसोम लिया गया। देख रहे हैं जो लॉन्ग 1 पेयर क्रोमोसोम है जिसको वहां पे येलो और ग्रीन से दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं येलो और पिंक से आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो लॉन्ग 1 पेयर क्रोमोसोम है इसके साथ शॉर्ट 1 पेयर पिंक क्रोमोसोम है। नेक्स्ट जो लॉन्ग पिंक 1 क्रोमोसोम है उसके साथ ग्रीन 1 क्रोमोसोम है। तो इस तरह से मेटाफेज स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे जाने के बाद अब इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, पोल की तरफ इनका रिपल्सन हो रहा है। तो ये दोनों जो है वो पोल की तरफ
रिपल्सन कर रहे हैं। अब ये आगे पोल की तरफ रिपल्सन करके फिर क्या होगा, इनका दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे और इस तरह से 1 से 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाएगा। अब 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होने के बाद अब जो है सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगा। सेकेंड मियोसिस में भी मेटाफेज स्टेज में फिर से वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जाएंगे और फिर से इक्वेटोरियल प्लेट के जाने के बाद फिर से एनाफेज स्टेज में, यानी मियोसिस सेकेंड का एनाफेज स्टेज में फिर से इनका रिपल्सन स्टार्ट होगा और इस तरह से फिर से ये इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाएंगे। साथ में इनका जो शॉर्ट क्रोमोसोम है वो भी इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम यहाँ पे 1 से 2 हैप्लॉइड सेल बना, दोनों में ही इस तरह से क्रोमोसोम का रिपल्सन एनाफेज सेकेंड में हो रहा है और इस तरह से यहाँ पे रिपल्सन होके फिर से ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए और अपोजिट पोल पे पहुंच गए, साथ में शॉर्ट क्रोमोसोम भी अपोजिट पोल पे पहुंच गया और यहाँ पे अपोजिट पोल पे पहुंच के ये 1 से 4 जो है जर्म सेल फॉर्मेशन किए और जर्म सेल जब 1 से 4 फॉर्म हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जर्म सेल के साथ जर्म सेल में जो क्रोमोसोम आया उसके साथ साथ ये जो स्मॉल क्रोमोसोम जो लिए थे वो भी साथ साथ आ रहा है, यानी येलो के साथ जो पिंक का कॉम्बिनेशन था शुरू से ही वो भी साथ साथ जर्म सेल जो है वो येलो के साथ पिंक साथ में आ रहा है। यहाँ भी येलो के साथ पिंक साथ में आ रहा है, इनके साथ पिंक के साथ जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन था जो आप देख रहे थे, तो यहाँ भी पिंक के साथ ग्रीन जो है जर्म सेल में साथ में आया और यहाँ भी पिंक के साथ ग्रीन जो है जर्म सेल में साथ में आया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम एक तो ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है जो एनसीईआरटी में दिखाया गया है और ये प्रोबेबिलिटी सेकंड है। यहाँ पे बस क्रोमोसोम जो है वो 2 अलग अलग कलर का लिया गया है, उसके साथ भी जो शॉर्ट क्रोमोसोम है वो भी दोनों लॉन्ग पेयर के साथ दोनों डिफर, जैसे यहाँ पिंक और येलो हमने लिया है, बुक में कुछ अलग दिखा रहा है तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। बस हमने क्रोमोसोम के साथ जो क्रोमोसोम था उसके साथ जो लॉन्ग क्रोमोसोम के साथ जो शॉर्ट क्रोमोसोम का कलर था वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं स्टूडेंट। और इस तरह से यहाँ भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है। एनाफेज में इस तरह से रिपल्सन स्टार्ट हुआ, रिपल्सन के बाद फिर से ये मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड में फिर से ये रिपल्सन हुआ और इस तरह से यहाँ भी 4 जर्म सेल बना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब यहाँ भी पिंक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन था, यानी पिंक लॉन्ग के साथ येलो शॉर्ट था, तो जर्म सेल में भी पिंक लॉन्ग के साथ येलो शॉर्ट आया और येलो लॉन्ग के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, तो जर्म सेल में येलो लॉन्ग के साथ ग्रीन जो क्रोमोसोम था वो साथ में आया। और स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि जो क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में था, जो लॉन्ग क्रोमोसोम के साथ साथ शॉर्ट क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड सेल में था, वही लॉन्ग क्रोमोसोम के साथ साथ शॉर्ट क्रोमोसोम हमारे जर्म सेल में भी आ रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे बिल्कुल क्लियर ये हो रहा है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो अप कर रहा है, यानी जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो शॉर्ट क्रोमोसोम भी उसके साथ साथ चल रहा है। कोई यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ कि यहाँ पे लॉन्ग के साथ हमने पिंक का शॉर्ट लिया था तो पिंक का शॉर्ट जो था वो रेड के साथ अटैच हो गया और ग्रीन जो है येलो के साथ अटैच हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। दोनों ही प्रोबेबिलिटी में हमें ये क्लियर देखने को मिला कि जो शॉर्ट क्रोमोसोम जिस पेयर के साथ था उसी पेयर के साथ वो जर्म सेल में साथ साथ आया। दोनों ही प्रोबेबिलिटी में ये क्लियर दिख रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो पहले ही हमने क्लियर कर दिए कि यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो अप होता है, क्योंकि 2 पेयर क्रोमोसोम रिपल्सन करते हैं, अलग अलग अपने पोल की तरफ हटते हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो अप होता है और यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट दोनों ही फॉलो अप हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। और स्टूडेंट इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।